दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंशु नैथानी और आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल। कहते हैं कि जब बुरे दिन चलते हैं तो एक के बाद एक गलतियां होती चली जाती हैं। कुछ ऐसा ही आजकल प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हो रहा है। और ये गलतियां कर कौन रहे हैं? उनके अपने ही मंत्री जो उन्हें अपनी गलतियों से बार-बार फंसा दे रहे हैं। मोदी जी थोड़ी-सी सांस लेते हैं, थोड़ा-सा वो मुश्किलों से लगता है कि अब खत्म हुई, उनके मंत्री एक नई मुश्किल पैदा कर देते हैं। इसे यही कहते हैं, घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। अब मोदी जी के मंत्री ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है कि बैठे-बिठाए विपक्ष के हाथ में एक मुद्दा पकड़ा दिया है। और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कुछ ऐसा है कि लग रहा है कि मोदी सरकार फिर परेशानी में पड़ने वाली है। क्या है चिट्ठी? कैसे फंसाया मोदी जी को उनके मंत्री ने? पूरी खबर बताएंगे संतोष पाठक जी। संतोष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और निश्चित तौर पर आपने जैसा जिक्र किया कि जैसा ही बुरा समय आता है, दिक्कत क्या करती है। एक तो मोदी साहब ने अपने मंत्रियों को भी अपनी वाली बीमारी लगा दी है, सवाल सुनने की किसी को आदत नहीं। और पिछले 12 वर्षों में क्या हुआ, मोदी साहब ने कह दिया सोचने का काम तुम्हारा नहीं है, वो मैं करूंगा, मेरी टीम करेंगे, मेरे अधिकारी करेंगे, तुम छोड़ दो। तो अब मंत्री भी जो है वो सोचने की जहमत उठाते नहीं, और नतीजा क्या होता है, उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। और वो बयान मोदी साहब को एक्सपोज करते हुए नजर आते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से एक्सपोज करते हुए नजर आते हैं। सीधे मैदान में उतर के लड़ो ना आमने सामने। आप संसदीय परंपराओं को कैसे ताक पर रख रहे हो? और सबसे बड़ी बात है कि देश की आधी आबादी को आप झांसा दे रहे हो। अब मैं झांसे जैसा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि एक चिट्ठी आई, पहले मंत्री का बयान, मंत्री के बयान के बाद चिट्ठी, और इस देश की आधी आबादी महिलाओं को पता लग गया कि मोदी जी उनको सिर्फ झांसा दे रहे हैं। मोदी जी का मकसद उनको न्याय दिलाना नहीं है, मोदी जी का मकसद उनको आरक्षण दिलाना नहीं है, बल्कि आरक्षण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ हासिल करना है। और ये एक्सपोज कैसे हो गए हैं, सीधे तौर पर दर्शकों को मैं ज्यादा इंतजार किए बिना मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र लिखा। लेकिन उस पत्र को दिखाने से पहले एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आखिर इस देश के साथ आप कर क्या रहे हो। संसद का मानसून सत्र खत्म हुए कितने दिन हो गए, अब तक राष्ट्रपति ने मानसून सत्र के स्थगित मतलब पूरी तरह से सत्रावसान होने का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया, क्यों नहीं आपने उनसे जारी करवाया? अगर आपकी मंशा इसी सत्र को कंटिन्यू करके डिलिमिटेशन बिल लेकर आना है तो कंटिन्यू करो, आ जाओ। पिछली बार आप हार गए थे, दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। ताकत एक बार देख लेते हैं किसकी ताकत है किसके नहीं है। लेकिन आप पर्दे के पीछे से सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को झांसा देने के लिए सब चीज करोगे, कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने टीवी चैनल को एक बयान दिया। एक बात और बता देता हूं अंशु जी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू उसी अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद है जिस अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना घुसपैठ की, जो वहां के जनजातीय समुदाय बताते हैं। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री होने के साथ साथ अल्पसंख्यक मंत्री भी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड तो हम सबने सुना है। अब एक जो हज के यात्रा पर जो यात्री जाते हैं ना अंशु जी, उसमें भी बड़ा घोटाला सामने आ गया। तो अभी उस पर भी आने वाले दिनों में उनको सफाई देनी पड़ेगी। हिंदू के तीर्थ स्थल पर भी आपने किया, मुसलमानों की धार्मिक यात्रा पर भी आपने किया, इतना बड़ा घोटाला। और इस बीच आपने एक बयान देकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है। पूरा का पूरा मामला जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने एक पत्र लिखा, और पत्र लिखा उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को। और वो पत्र का जो पहला पन्ना है वो स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहा हूं। और ये पत्र का पहला पन्ना मैं अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि वो इसको गौर से देखें। और बहुत ही छोटे छोटे पैरा में लिखा गया है, आज ही की तारीख है 27 अगस्त, यानी आज ही लिखा गया, आपसे कुछ देर पहले भेजा गया है। डियर प्राइम मिनिस्टर, I had last written to you on July 16, 2026, requesting you to convey an all-party meeting for discussing the government proposal for the delimitation. वो कह रहे हैं कि मैंने 16 जुलाई को भी आपको पत्र लिखा था। ये पहला पेज जो मैं बता देता हूं आपको, इसको हिंदी में बता देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैंने 16 जुलाई को भी आपको पत्र लिखा था परिसीमन कानून को लेकर। आपने उस समय भी मेरी बात नहीं मानी। मैंने उस समय भी आपको कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, राजनीतिक दलों को सोचने समझने का समय दीजिए, लेकिन उस समय भी आपने बात नहीं मानी। लेकिन मैं अभी पर फिर से ये पत्र आपको लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं?
क्योंकि आपके केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल रात एक टेलीविजन साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में सार्वजनिक रूप से कहा है कि संसद का ऐसा विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। शायद इसी वजह से मानसून सत्र के सत्रावसान में लगातार देरी हो रही है। अब यहाँ पर मंत्री साहब का जीके जरा टेस्ट कर लेते हैं अंशु जी। वो कह रहे हैं कि स्पेशल सत्र बुलाया जा सकता है, तो मानसून सत्र को सत्रावसान कर दो ना। अगर मानसून सत्र को ही कंटिन्यूशन में आपको बुलाना है तो वो स्पेशल सत्र कैसे होगा? वो तो मानसून सत्र ही होगा। लेकिन मंत्री है, कुछ भी बोल सकते हैं, भाई साहब ने, मोदी जी ने बना रखा है। वो सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि अभी जो 543 की जो लोकसभा सीट है, उसी 543 को अगले 25 वर्षों तक बरकरार रखा जाए और इसी 543 लोकसभा सीट में से जो है वो 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया जाए और 2029 के अगले लोकसभा चुनाव में इस 1/3 महिला आरक्षण को लागू किया जाए। इससे साफ और स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आप मत करिए, आप सीधे सीधे कह दीजिए कि हम इसको लागू कर रहे हैं और बाकी बाद में डिलिमिटेशन होगा, सीटें बढ़ती जाएंगी, वो अलग बात होगी। 543 के वर्तमान स्ट्रेंथ में हम इसको लागू कर रहे हैं और तमाम विपक्षी दल तैयार है। तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपका मकसद वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देना नहीं है, बल्कि आरक्षण के नाम पर महिलाओं से राजनीतिक वोट हासिल करना है। अब इसका दूसरा पेज जो है, 2 पेज का लेटर था अंशु जी, दूसरा पेज भी मैंने स्क्रीन पर रख दिया है और वो भी मैं दर्शकों के सामने में रख रहा हूं। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं फिर कह रहा हूं, बिफोर यू गो अहेड एज डायरेक्टेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, आई विश। उन्होंने फिर कहा कि जो आपके संसदीय मंत्री ने कहा, उस तरफ जाने से पहले मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि परिसीमन यानी डिलिमिटेशन से जुड़े आपके मन में जो भी प्रस्ताव है, उन पर चर्चा करने के लिए सभी दलों की एक बैठक बुलाए। सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को ऐसे प्रस्तावों को समझने, उन पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय दे। यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कृपया 16 और 17 अप्रैल 2026 को की गई कोशिश कि इस तरह जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश न करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी के पूरे स्टैंड को एक तरह से एक्सपोज करके रख दिया है और इसके लिए जिम्मेदार मोदी साहब के एक मंत्री ही है। अंशु जी, ये कमजोरी का प्रतिबिंब है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने कमजोर हो गए हैं कि वो कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले मैंने शिव जी के साथ चर्चा की, जिसमें हमने ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि कैबिनेट का विस्तार टल गया है और अब सारे मीडिया समूह उसी खबर को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री को उनके एक बड़े दिग्गज मंत्री ने कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अगर आपकी इच्छा है तो मुझे हटा दीजिए। अब प्रधानमंत्री इस हैसियत में नहीं है कि किसी मंत्री को बर्खास्त कर सके। नतीजा क्या हुआ कि कैबिनेट रिशफल का मामला अभी अटकता हुआ नजर आ रहा है। आज 27 अगस्त की तारीख है, कल रक्षाबंधन का त्योहार बनेगा। 28 अगस्त को ही उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं नरेंद्र मोदी। 28 अगस्त से 1 सितंबर तक उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। उसके बाद 12-13 सितंबर को भारत में ब्रिक्स सम्मेलन होगा, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आएंगे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आएंगे। उससे पहले 76 साल की आयु पूरी कर लेने के बाद मोहन भागवत ब्रिटेन का, अमेरिका का, कनाडा का दौरा करके वापस आएंगे और उसके कुछ दिनों बाद 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76 साल के हो जाएंगे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का देशव्यापी अभियान चलेगा, क्योंकि 7 अक्टूबर को संवैधानिक पद पर बैठे हुए मोदी जी को 25 साल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 7 अक्टूबर 2001 को ही वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर गए थे, तो वो जश्न मनेगा। तो कुल मिलाकर कम से कम तब तक के लिए ये कैबिनेट विस्तार लटकता हुआ नजर आ रहा है और ये बता रहा है कि नरेंद्र मोदी कितने कमजोर है और उनके जिस मंत्री के मन में जो कुछ निकल कर आ रहा है वो सब कुछ निकलता हुआ चला जा रहा है। और अब सबसे बड़ी बात है अंशु जी कि मोदी साहब फंसते हुए चले आ रहे हैं। बीजेपी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड ने एक्सपोज कर दिया। नृपेंद्र मिश्रा ने पत्र लिखकर जब ये पूछा, नृपेंद्र मिश्रा की डायरी में, माफ कीजिएगा, चंपत राय की डायरी में जब नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठे कि 4 दिन में 14 बार उन्होंने इंटरव्यू किसके कहने पर दिया, वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा था। प्रधानमंत्री अब अपने मंत्रालयों, अपनी सरकार से गड़बड़ घोटाले की खबर बाहर आने से रोक नहीं पा रहे हैं। चीनी वाला मामला किस तरह से बैकफायर कर गया और उसके बाद उनके जो मंत्री बयान दे रहे हैं, अभी कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान आया कि चीनी और ज्यादा महंगी होनी चाहिए। धन्य है ऐसे मंत्री। और फिर
ये हज यात्रा में घोटाले की खबर का सामने आना और फिर संसदीय कार्य मंत्री का इस तरह से बयान देना, एक दिग्गज मंत्री का इस्तीफा देने से इनकार कर देना, नितिन गडकरी का उस तरह का बयान आ जाना, ये तमाम चीजें बता रही है कि मोदी चारों तरफ से फंस गए हैं और इस फंसने में राहुल गांधी की पूरी सेना एग्रेसिवली उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। अब तो बड़ा सवाल ये है कि कब तक भाजपाई उनको प्रधानमंत्री मानेंगे, नेता मानेंगे, और क्या एनडीए गठबंधन को भी राहुल गांधी आने वाले दिनों में तोड़ सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल उठकर निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं जो बता रही हैं कि ये जो मोदी सरकार है वो पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है और डिक्लाइन पे है। तभी तो ये अंदर इस तरह की आवाजें आती हैं जिसमें अलग अलग स्वर फूट रहे हैं। नहीं तो कोई इन दो लोगों के अलावा पार्टी में बोल सकता था, लेकिन जिस तरीके से 20 जुलाई के बाद बीजेपी की स्थिति खराब हुई है, सरकार की स्थिति पूरे देश भर में खराब हुई है, उसके बाद में पार्टी में भी धीरे धीरे बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। मसले पर हम आगे बढ़े उससे पहले दर्शकों से मैं अपील करना चाहूंगी कि अगर आपको हमारी ये निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता अच्छी लगती है, जिस तरह की खबरें हम आपके सामने लेकर आते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल। और अगर कर लिया है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से कहिए जिनको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे तो वो मेंबरशिप ले लें, और वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। अब बात आगे बढ़ते हैं। जो ये 20 जुलाई 2026 के बाद देश में जो हुआ है उसने मोदी सरकार के इकबाल को पूरी तरह से गिरा कर रख दिया है। जब लोगों को दिख रहा है कि छोटे छोटे बच्चे जेन अल्फा तक बोल रहे हैं। कल क्या हुआ पटना में, बिहार में, एक 7 साल का 8 साल का बच्चा एसपी से सवाल कर रहा है कि भाई आपने छात्रों का माथा क्यों फोड़ दिया, किसने आदेश दिया छात्रों के ऊपर लाठी बरसाने का, उनका सर फोड़ने का। और कह रहा है वो बच्चा, मैं तो डीएम तक से सवाल करूंगा, मैं तो प्रधानमंत्री से भी सवाल करूंगा। मुश्किल से मात्र 6 7 7 8 साल का वो बच्चा है। तो देश में तो अब आलम ये हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे सरकार से सवाल कर रहे हैं। तो हिम्मत तो फिर जो बीजेपी के अंदर इतने दिन से दबे कुचले और डर कर सहमे हुए लोग बैठे थे कि भाई कुछ बोल देंगे तो न जाने क्या हो जाएगा, हिम्मत तो उनको भी मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि डरो मत, तुम भी मत डरो, हिम्मत करो, तो वो भी हिम्मत कर रहे हैं। उनका की सबसे बड़ी चुनौती वो है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं जो सामने बैठे हैं ये बीजेपी के, ये बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन डर से बोल नहीं पाते। तो उनका भी डर खत्म हो गया, छात्रों ने उनका भी डर खत्म किया। और ये जो चीज कहते हैं ना कि जब बर्बादी के आसार नजर आते हैं तो ये तमाम तरीके की चीजें होती हैं। जब डर खत्म होता है तो हर ये नेता बोलेंगे, आपने कहा कि भाई एक कह रहे हैं मंत्री की भाई मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा, जो चाहे करना है कर लो। कभी हम बीजेपी में पिछले 2 4 5 10 साल से ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ऐसा अनुशासन तोड़ा जा सकता हो? लेकिन समझ में आ रहा है कि जब वहां ऊपर आरएसएस से, संघ से इस तरह की आवाजें आ रही है कि इन्हीं को बदल दिया जाएगा, देवेंद्र फडणवीस को लाने की बातें हो रही हैं, इन पर ही किसी को यकीन नहीं है। हर जगह देश विदेश में तो भाई इनका ढोल फट गया है। क्या बोल रहे हैं जो है अमेरिका में जाकर के, और सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना करते हैं। तो ये सारी चीजें इनकी एक्सपोज हो चुकी हैं और अब जनता का तो इन्होंने एक बाल खोया ही खोया है, अपने अंदर से इनमें सर फुटअव्वल शुरू हो चुकी है। चाहे वो आप यूपी की बात कर लीजिए, चाहे आप बंगाल की बात कर लीजिए, कहीं की बात कर लीजिए, और अब तो कोर्ट भी इनसे अपनी नाराजगी दिखा रहा है कि भाई क्या कर रहे हैं। टीएमसी के मामले में बता दिया कोर्ट ने, नोटिस दीजिए, ये सब क्या चल रहा है, तुरंत नोटिस देना पड़ा। एसआईआर के मामले में निर्देश कर दिया, ये सब क्या हो रहा है। इतने करोड़ों लोगों का जो वोट आपने अधिकार छीना है और उसके बाद जो चुनाव हुए वो चुनाव सही है, दोबारा चुनाव क्यों ना करा लिए जाएं। कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि वो चुनाव ही किस तरीके से हुए हैं। तो इन सरकारों की वैधता, वैधानिकता के ऊपर बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न चिन्ह तो सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। तो जब चारों तरफ से ये दिख रहा है कि मॉरली, एथिकली ये सरकार बिल्कुल अब नीचे आ चुकी है और इसको सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है, बस दिन काट रहे हैं ये। तो ये सारी चीजें होंगी और विपक्ष तो देख ही रहा है। और उसके बाद कौन से झूठे दम में आके भाई इनके किरण रिजिजू जी कह देते हैं टीवी चैनल में आके कि हम डिलिमिटेशन का लेकर आएंगे और विशेष सत्र बुलाएंगे।
और ऐसी ऐसी गलतियां, ये सत्र का अवसान नहीं हुआ है, आपने तो खुद ही बता दिया। और जब ये खुद नहीं लाए, पूरा सत्र बिता दिया, आने की हिम्मत नहीं हुई, और ये ठंडे बस्ते में डाल चुके हैं इसको। डिलिमिटेशन का अब लाना बिल इनके बस की बात नहीं है। और जो सही कहा है, पत्र लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि जिस तरह से ये कानून बनाते रहे हैं, सभी बिल लाते रहे हैं, चाहे वो भाई विपक्षी सांसदों को बाहर निकाल के सस्पेंड करके, तो मतलब 1 घंटे की बहस करके ये विधेयक पास करा देते हैं। ये कोई लोकतांत्रिक तरीका तो है नहीं। और डिलिमिटेशन का इतना बड़ा मामला है, और सही बात है, एक्सपोज कर दिया है इनको पूरी तरीके से कि आप हो जो नहीं देना चाहते हो महिला आरक्षण, इसके जिम्मेदार आप हैं। ये पूरा इस पत्र के जरिए उन्होंने एक्सपोज कर दिया है कि देना है तो इन्हीं सीट पे दीजिए। और वाकई भारत जैसा जो देश, जो आज बताइए चीनी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, दाम इतने बढ़ा दिए, हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है, आप इतनी सीटें बढ़ाएंगे, कितना बोझ डालेंगे चुनाव का, खर्चे का, हर चीज का, और क्या जरूरत है। जो आपके ऑलरेडी वो जो एक सांसद है, जो एक, अभी मैं एक कार्यक्रम किया था उसमें मैंने एक बताया था, जो संसद कवर करते हैं, एक पुराने पत्रकार है, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से संसद में काम होता है, जिस तरह से संसद को बिल्कुल मतलब अपरिहार्य बना दिया गया है, तो 5 साल में एक सांसद को 5 मिनट मुश्किल से बोलने का टाइम मिलता है। तो आप ये बताइए, उस 5 मिनट में वो अपने क्षेत्र की क्या समस्या रखेगा, क्या बात रखेगा, तो वो चुन के किस लिए आते हैं। तो जब ये 545-43 नहीं कुछ बता पा रहे हैं अपने क्षेत्रों का, तो इनको आप बढ़ा के इतना कर देंगे, तो वो उनको क्या बोलने का टाइम मिलेगा। इनको तो 5 मिनट टाइम मिल रहा है, तो उनको तो 1 मिनट टाइम नहीं मिलेगा। तो संसद है किस लिए फिर। तो आज तो बड़ा ये सारी दिलचस्प हुआ बातें है जनता समझ रही है। अंशु जी। आज तो बड़ा गजब हुआ कि हरियाणा में विधायक विपक्ष के विधानसभा के अंदर जाना चाहते थे और हरियाणा की पुलिस ने उनको नहीं जाने दिया। अब विधायक को विधानसभा के अंदर जाने से कोई रोके तो विधायक कहां जाके अपनी बात रखेगा। और आपने 20 जुलाई का जिक्र किया, 21 अगस्त भी बहुत भारी पड़ने जा रहा है। 20 जुलाई हाँ, को क्या हुआ कि नड्डा साहब सौरभ दास और आशुतोष राका को बुला के बैठाए रहे और बाहर क्या होता रहा। 21 अगस्त को आरक्षण के खिलाफ, जो आरक्षण कुछ सुधारों मुहिम के तहत, वो भी जंतर मंतर पर क्या हुआ था, हम सब लोगों ने देखा। जेपी नड्डा ने आया। देखिए, साम दाम दंड भेद क्या होता है। ऐसे लोगों को बुलाया बातचीत करने के लिए जिसको वो आंदोलन चलाने वाले लोग भी अपना नहीं मानते। जेपी नड्डा ने बाकायदा पोस्ट किया है कि 21 अगस्त को जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के उपरांत पूर्व निर्धारित समय के अनुसार श्री हर्ष दुबे, जिसको आंदोलनकारी अपना नहीं मान रहे, श्री रण बहादुर सिंह चौहान व श्री मृत्युंजय पाठक टीम के सदस्यों से सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई। इसी क्रम में हम शीघ्र ही फिर मिलेंगे। अब 21 अगस्त को कौन सा आंदोलन हुआ उसके बारे में इन्होंने नहीं लिखा है जेपी नड्डा साहब। अब एक बात और देख लीजिए, अभिजीत दीपके ने इस पे काउंटर करके रिपोस्ट करके सवाल पूछ लिया है कि 21 अगस्त के जिस आंदोलन का नड्डा जी नाम नहीं ले रहे हैं, उस आंदोलन पर प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है, देश जानना चाहता है। ऐसे माहौल में जब कई मुद्दे ना आपसे उगलते बनते हैं ना निगलते बनते हैं, वो तब होता है जब सरकार कमजोर हो जाती है। एक बात और मैं दर्शकों से कहूंगा, नितिन गडकरी नागपुर जाते हैं और नागपुर जाकर वो बयान देते हैं, बाद में सफाई आ गई तो मैंने तो उस ट्रस्ट के लिए कहा था, ऐसा उन्होंने कहा। अब नितिन गडकरी जी बच्चे हैं या पूरे देश को बच्चा समझते हैं कि वो इस तरह का बयान कहीं भी देंगे, उसका एक ही मतलब और मायने निकालेगी ये मीडिया और इस देश की जनता। इस बात को वो भी समझते हैं। एक मामूली पार्षद से पूछ लीजिए, वो भी बता देगा कि इसका एक ही मतलब निकलेगा। जो 30-32 साल से राजनीति कर रहा है उनको समझ में ना है, मैं कह नहीं सकता। दूसरी चीज देखिए, अब तक सरकार के संकट मोचक कौन हुआ करते थे? राजनाथ सिंह। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हुआ। एक बड़े नेता ने मुझे फोन किया, कह रहे भाई साहब, राजनाथ सिंह जब ये 20 जुलाई वाला हुआ और जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई, तो हमने एक शो किया था, मैंने शायद आपके साथ किया था, शिव जी के साथ किया था, कि मैंने कहा था कि राजनाथ सिंह को अब जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। तो एक बड़े नेता ने फोन किया कि नहीं नहीं, राजनाथ सिंह अभी इसमें नहीं उतरे, लेकिन ऐसा थोड़ी कि जिम्मेदारी नहीं दी गई। अब दूसरे में भी जेपी नड्डा को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि ये बेचारे हॉस्पिटल से अभी अपना ऑपरेशन करा कर आए। फिट तो बता रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका मतलब है कि या तो राजनाथ सिंह जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते कि भाई तुम्हारी टेंशन तुम संभालो, मैं क्यों तुम्हारी टेंशन झेलूं, या राजनाथ सिंह पर अब ये भरोसा नहीं कर पा रहे। अभी कैबिनेट की बैठक में भी एक बात हुई थी जिसमें मोदी जी ने नाराजगी जताई थी कि भैया कैबिनेट की बैठकों की बातें लीक कैसे हो रही है, और उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि कौन बड़े मंत्री हैं जो इसको लीक कर रहे हैं। अब वो बड़े मंत्री राजनाथ सिंह है या नितिन गडकरी है, ये मुझे नहीं पता। नरेंद्र मोदी साहब ने भी कैबिनेट की बैठक में किसी का नाम नहीं लिया, इसलिए मैं भी किसी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन एक एक करके वो मंत्रियों को किनारे कर रहे हैं, और जिन मंत्रियों को वो मुंह लगा बना रहे हैं, उन मंत्रियों के मंत्रालयों में करप्शन से जुड़ी खबरें आ रही हैं, और एक एक करके वो जो है वो बेनकाब होते रहे हैं।
निश्चित तौर पर सरकार की समस्या आने वाले दिनों में बढ़ती चली जा रही है। और जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा 5 सितंबर को अंशु जी कॉकरोच जनता पार्टी का इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक मार्च है। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन उस मार्च में अगर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़ी हो जाएगी, मोदी साहब की सरकार के लिए बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आएगा। ये बात बिल्कुल तय मानकर चल लीजिए अंशु। बिल्कुल संतोष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब तो चारों तरफ से ये मुसीबतों से घिरे हुए हैं कि भाई वहां से कॉकरोच भी आ रहे हैं और इधर राहुल गांधी ने क्या कम मुसीबत की है अपनी छापामार राजनीति से। कभी वो पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन एफआईआर लिखाने के लिए, कभी वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने चिट्ठी लिख दी है कि आदिवासी लड़कियों के इनके स्कूल में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं वहां धरना देने आऊंगा। और कैसे देखिए असर हुआ, जो उस लड़की ने उस दिन कहा था छात्रों की गूंज में कि फार्मासिस्ट का हमारा जो पर्चा है वो लीक हो गया है, लेकिन इसको सरकार मान नहीं रही है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं बैठूंगा तुम्हारे साथ, आऊंगा बात को, और उसके बाद तुरंत वो जो था निरस्त कर दिया गया पर्चा। मतलब डर इतना हो गया है कि सब कुछ लग रहा है कि यहाँ पर जो विपक्ष का नेता है वो एजेंडा सेट कर रहा है या फिर ये कॉकरोच और ये जो है छात्र हैं वो एजेंडे को सेट कर रहे हैं और हर जगह जाके कह रहे हैं कि मान जाओ नहीं तो हम धरने पे बैठ जाएंगे। और यही होता है कि अभी देखिए चूंकि जुडिशरी से जिस तरीके के निर्देश आ रहे हैं वो भी साफ साफ बताते हैं, वो भी ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे काले कारनामों में हम अब कोई इसके भागीदार नहीं बनेंगे, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की अगर कोई जिम्मेदारी है तो इतिहास में हम अपने नाम को वैसा नहीं बना के जाना चाहते कि कोई धब्बा लगाए कि जब लोकतंत्र में इतनी बड़ी बातें आ रही थी तो जुडिशरी क्या कर रही थी। तो वो अब ताकीद करने का काम कर रही है, चेतावनी देने का काम कर रही है, चाहे वो टीएमसी वाले मामले में हो चाहे वो एसआईआर वाले मामले में हो। तो चारों तरफ से ये अब घिर गए हैं, घिर चुके हैं। आपने सही बताया कि कॉकरोच भी आ रहे हैं 5 सितंबर को जो होगा। देखिए ये खुद अपने लिए खड्डे खोदते हैं। इन्होंने जो छात्रों से वादे किए थे, इन्होंने कहा था कि भाई एफआईआर अब कुछ नहीं होंगी, सब वापस ले ली जाएगी, छात्रों के साथ कोई बर्बरता नहीं होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा। उसके बावजूद पटना में जो हुआ छात्रों के साथ, और उसके बाद इन्होंने कहा था कि भाई पीड़ित छात्र के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, कुछ नहीं किया। तो ये आप खुद दिखा रहे हो कुछ जनता को, आप झूठे वादे करते हो, आप झूठे हो। मतलब 1 महीने पहले किए गए आप बात को नहीं पूरा कर पा रहे हो और उसपे आप ये कहते हो कि नहीं हमने सब कुछ चीजें कर दी। मतलब आप वो पेपर लीक के खिलाफ कोई एक कानून लेकर आ गए तो उससे सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर उस कानून के बाद भी देखा जाए तो देश में रोज कितने पेपर लीक हो रहे हैं। ये तो केवल वो बातें हैं कि जो लोग बता रहे हैं सामने आ रहे हैं, नहीं तो बहुत उसके बाद भी पेपर लीक के मामले हुए। तो क्या कानून बन जाने से पेपर लीक रुक जाएगा? भ्रष्टाचार और करप्शन का अड्डा बना दिया गया है तमाम इन जगहों को। जैसे आपने कहा कि कई मिनिस्ट्री से करप्शन की खबरें आ रही हैं, एनटीए जो परीक्षाएं करवाता है वहां से बहुत सारी बातें हैं कि किस तरीके का करप्शन वहां पर है और किस तरीके की चीजें हैं कि अंदर के ही लोग वहां कैसे मिले हुए हैं। तो जो जांच एजेंसियां हैं वो भी अपना काम जो ठीक से नहीं कर रही है। अब मुझे लगता है जो राहुल गांधी कहते हैं मुझे अंदर से खबर मिलती है, तो वो बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं। खुद इनके अधिकारी, खुद इनके लोग बता रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब जल्दी सरकार बदलेगी तो कहीं हमारे ऊपर ये ठीकरा ना आए। हमको तो ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि जो सरकार चलाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स, ये जुडिशरी, ये बाकी संस्थान है वो तो एकदम बने रहते हैं, वो तो लगातार रहते हैं प्रोसेस में, प्रक्रिया में। तो हम अब ये दाग नहीं लेंगे, ये सरकार समझे पता नहीं कब जाने वाली है, क्या कुछ होगा। तो ये तमाम चीजें हैं कि ये सरकार आज इस पूरी तरह से घिरी भी नजर आती है और अलोकप्रियता इसकी चरम पर पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल अंशु जी, अलोकप्रियता इसकी चरम पर पहुंच गई है। और इस लेटर के बाद अब मोदी सरकार में एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है। क्या करती है मोदी सरकार, ये तो आने वाले दिनों में हमें देखना होगा। अपने तमाम दर्शकों से हम जरूर कहेंगे कि भैया इस स्टोरी पे आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका क्या मानना है। और एक सबसे बड़ी बात, जैसे अंशु जी ने भी अपील की, चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए। और अंशु जी को और मुझे, आज मैंने एंडिंग वाली जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, इसके लिए माफी चाहूंगा अंशु जी। अंशु जी को और मुझे, हम दोनों को दीजिए इजाजत। लेकिन आप तमाम लोगों से अपील और आग्रह है, देखिए स्टोरी हो सकता है आपको अच्छी लगे, हो सकता है आपको अच्छी ना भी लगे। हमारा काम है खबरों को आपके सामने रखना।
अगर अच्छी लगती है तो भी और नहीं अच्छी लगती है तो भी कमेंट करके अपनी सहमति और असहमति हमें जरूर बता दिया कीजिए। हमारी जो भी कमियां हैं वो भी हमें बताया कीजिए। हम कोई मोदी जी की तरह महामानव नहीं है कि हम गलतियां नहीं कर सकते, गलतियां कर सकते हैं। हमारी गलतियों को आप पॉइंट आउट कीजिए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसी भी तरह से जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।